नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश भर में आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने सभी को माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं भी दी। कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन 14 से 16 जनवरी नई दिल्ली में होगा आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन के दौरान करेंगे द्विपक्षीय मुलाकातें। भारत वैश्विक संसदीय सहयोग को मजबूत करने पर करेगा फोकस। उपराष्ट्रपति का तमिलनाडु दौरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 14 से 15 जनवरी को जाएंगे तमिलनाडु। तिरुपुर में जनता के साथ मनाएंगे थाई पोंगल। कोयम्बटूर में एमसीएच इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस और ओपीडी ब्लॉक का करेंगे उद्घाटन। कई आधिकारिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में फ्रांस भारत के बीच उच्च स्तरीय रणनीतिक संवाद। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के सलाहकार की पीएम मोदी से मुलाकात। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। भारत अमेरिका संबंधों में नई गति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन वार्ता। व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर विस्तृत चर्चा। अमेरिका के नए राजदूत का बयान, भारत जितना महत्वपूर्ण कोई देश नहीं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश भर में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु नदियों और घाटों पर पुण्य स्नान के लिए उमड़े और सूर्य देव को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश को शुभ माना जाता है और इस बार 23 वर्षों बाद मकर संक्रांति और एकादशी का दुर्लभ योग बन रहा है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था थमी नहीं। प्रयागराज के संगम से लेकर हरिद्वार की हर की पैड़ी तक घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे, जिसे शास्त्रों में अत्यंत फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति देश की विविधता में एकता का प्रतीक और पर्व है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इसका पारंपरिक उत्सव, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी और असम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी को माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर तिल और गुड़ को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया। उन्होंने सूर्यदेव से सभी का कल्याण करने की प्रार्थना की। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति और परंपरा का यह दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को माघ बिहू की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे फसल, समृद्धि और एकजुटता की खुशी का त्योहार बताया। उन्होंने सभी के घर में खुशियां लाने और उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की। साथ ही एक्स पर लिखा कि माघ बिहू के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माघ बिहू फसल, समृद्धि और एकजुटता की खुशी का ये त्योहार हर घर में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां लेकर आए। कृतज्ञता और सद्भाव की भावना हमें एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाती रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल का त्योहार मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे और वहां सभी रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को पोंगल की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने इस त्योहार के महत्व को बताते हुए कहा कि ये त्योहार
प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का रास्ता है। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों को लेकर उत्साह का माहौल है। भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाइयों और बहनों को मेरी ओर से पोंगल और सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, कहाँ पे आए हुए हैं, अपनी आज कौन सा धरती शुभ का दिन है सम्मान और करता है। कहाँ दर्शन पूजन किया आपने? और भविष्य को लेकर अयोध्या में आया हुआ हूँ भरोसे और में आज भरा मकर हुआ संक्रांति का दिन है और इन्हीं पोंगल आने में बहुत अच्छा लगा। नलवा बड़ी है। कड़क सान डुबकी लगाया आपने? और अब बात करते हैं भारत में आयोजित हो रहे 28वें CSPOC कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28वें CSPOC के अवसर पर भारत आए दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियाई देश ग्रेनेडा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। इस विशेष अवसर पर शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ पारंपरिक लोहड़ी का पर्व भी मनाया, जो कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को साझा करने का एक सुंदर क्षण था। चलते चलते आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी कुछ खास तस्वीरें।
राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना, साथ ही संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन के आज पहले दिन स्थायी समिति की बैठक होनी है। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये ऐतिहासिक आयोजन भारत की लोकतांत्रिक और संसदीय यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो कि भागीदारी और गौरवपूर्ण क्षण का प्रतीक है। सम्मेलन की बैठक के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष UK हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयल को इसकी अध्यक्षता सौंप देंगे। ये कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ कंट्रीज की पार्लियामेंट्स के अध्यक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। CSPOC की शुरुआत 1969 में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में आयोजित होती है। वर्ष 1970-71, 1986 और 2010 में भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। इसी कड़ी में भारत इस साल 28वीं CSPOC होस्ट करने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस 14, 15 और 16 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला करेंगे। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 28वें CSPOC में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी और भव्य पार्टिसिपेशन होने जा रही है। 28वें CSPOC का मेन फोकस होगा पार्लियामेंट्री वर्किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का यूज, पार्लियामेंट्स में इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, सिटीजन पार्टिसिपेशन और इसी के साथ MPs की हेल्थ एंड वेलबींग। ये कॉन्फ्रेंस भारत की टेक्निकल ग्रोथ और पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन स्पिरिट को दर्शाएगी। कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और लीडर्स भारत की आधुनिकता और परंपरा के अनोखे संगम का अनुभव करेंगे। CSPOC के 28वें सम्मेलन में सम्मिलित कॉमनवेल्थ देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में ऐतिहासिक और भव्य कॉन्फ्रेंस संपूर्ण विश्व में संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त करने का माध्यम बनेगी। 14 से 16 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। हमारे लिए गर्व का विषय है कि CSPOC में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक देशों की भागीदारी इस सम्मेलन में हो रही है। IPU और CPA के प्रेसिडेंट भी इस सम्मेलन में भारत आ रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। CSPOC के 28वें सम्मेलन में कॉमनवेल्थ के देशों के स्पीकर संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के उपयोग पर चर्चा करेंगे। संसद में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीकों और संसद के अंदर पीठासीन अधिकारी और अध्यक्षों की लोकतंत्र के अंदर संसदीय संस्थाओं को और मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। मुझे विश्वास है ये कॉन्फ्रेंस विश्व में
संसदीय लोकतंत्र के नए आयाम स्थापित करेगी तथा हमारी संसदों की दक्षता को और अधिक बढ़ाएगी। मैं इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे सभी डेलीगेट का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप यहां से सुखद यादें लेकर जाएंगे और यहां से लोकतंत्र की संस्थाओं को और सशक्त और जनता के प्रति और जवाबदेही बनाने के लिए सार्थक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 28वें CSPOC में शामिल होने आए विभिन्न देशों के स्पीकर्स ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ग्रेनेडा की सीनेट अध्यक्ष डॉक्टर डेसिमा विलियम्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय सहयोग और आपसी संवाद को और सशक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भारत और ग्रेनेडा के बीच संसदीय संबंधों को मजबूत करने, नियमित संसदीय आदान प्रदान और विधायी अनुभव साझा करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों की साझा चुनौतियों का समाधान संवाद, सहयोग और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही संभव है। ग्रेनेडा की सीनेट में पारदर्शिता, नैतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों की भारतीय पक्ष द्वारा सराहना की गई। भारतीय संसद की संस्था प्राइड के माध्यम से सांसदों और संसदीय अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। डिजिटल संसद, AI आधारित समाधान और बहुभाषी संसदीय सुविधाओं के भारतीय अनुभव ग्रेनेडा के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की गई, जिससे कि संसदीय कार्य और अधिक नागरिक केंद्रित बन सके। बैठक में भारत और ग्रेनेडा के बीच संसदीय एवं द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा मिलने का विश्वास व्यक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दक्षिण अफ्रीका की नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस के डिप्टी चेयरपर्सन पूबानल गोविंदर और नेशनल असेंबली की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर एनेली लोट्रिएट के साथ सकारात्मक बातचीत की। बैठक का फोकस साझा लोकतांत्रिक परंपराओं, मुख्य मूल्यों और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संसदीय संबंधों को और मजबूत करने पर रहा। दोनों पक्षों ने ये माना कि लोकतंत्र, संसदीय नैतिकता और लोगों पर केंद्रित शासन में संसदीय जुड़ाव की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र को मजबूत करने और द्विपक्षीय संसदीय सहयोग को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता दिखाई है। इस बैठक ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से उजागर किया है, साथ ही भविष्य में सहयोग के नए अवसरों की संभावना भी बढ़ाई। बैठक ने भारत दक्षिण अफ्रीका संसदीय सहयोग को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कई क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग को मजबूत करने और भरोसेमंद भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार होते देखना उत्साहजनक है, खासकर ऐसे समय में जब भारत फ्रांस नवाचार वर्ष मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल बोन ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कल यानी 15 जनवरी को तिरुपुर में लोगों के साथ थाई पोंगल मनाएंगे। बाद में वे कोयम्बटूर में नव स्थापित KMCH इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के और OPD ब्लॉक के साथ ही KMCH मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन संस्थान का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति कोयम्बटूर में के कोडिसिया हॉल में श्री रामकृष्ण अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह और रामकृष्ण डेंटल कॉलेज और अस्पताल की 25वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने मंगलवार को नई दिल्ली में 38वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। रणनीतिक वार्ता के दौरान भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में चल रही द्विपक्षीय पहलों पर चर्चा की। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना से संयुक्त विकास और सहयोग के अवसरों पर भी फोकस किया गया। चर्चा में बदलती भू राजनीतिक स्थिति के साथ साथ साझा चिंता और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। दोनों पक्षों ने फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। दोनों पक्षों ने शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक सुरक्षा माहौल में चुनौतियों का सामना करने के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा की। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के एक दिन बाद ही गोर ने संकेत दिया कि दोनों देशों के शीर्ष नेता अगले महीने मुलाकात कर सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव कम करने और उन्हें फिर से मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक संकेत देते हुए राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि वॉशिंगटन के लिए भारत जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य देश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है और दोनों संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। बढ़ते आगे, क्विक कॉमर्स सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डिलीवरी की रफ्तार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब 10 मिनट में डिलीवरी का वादा खत्म कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय के लगातार हस्तक्षेप और कई दौर की बैठकों के बाद बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी का वादा वापस ले लिया है। ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो और स्विगी जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म अब अपने ग्राहकों से ये दावा नहीं करेंगे कि सामान सिर्फ 10 मिनट में पहुंचाया जाए। इस फैसले का मकसद डिलीवरी पार्टनर्स यानी गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सेहत और बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है। श्रम मंत्रालय की हालिया बैठक में डिलीवरी टाइम लिमिट से जुड़ी गंभीर चिंताओं पर चर्चा की गई, जिसमें यह सामने आया कि 10 मिनट की सख्त समय सीमा डिलीवरी कर्मियों पर अत्यधिक दबाव डालती है। बैठक में यह भी बताया गया कि समय सीमा पूरी करने के दबाव में कई बार डिलीवरी पार्टनर तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ब्लिंकिट ने इस निर्देश पर सबसे पहले अमल करते हुए अपनी ब्रांडिंग में बदलाव किया है। कंपनी की पहले की टैगलाइन 10,000 प्रोडक्ट्स 10 मिनट में डिलीवर अब बदलकर 30,000 प्रोडक्ट्स आपके दरवाजे पर कर दी गई है। अन्य क्लिक कॉमर्स कंपनियां भी आने वाले दिनों में अपने 10 मिनट डिलीवरी के वादे को पूरी तरह से हटाने की तैयारी कर चुकी हैं। ये फैसला न सिर्फ गिग वर्कर्स की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, बल्कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में जिम्मेदार डिलीवरी मॉडल की शुरुआत भी है। तो अपडेट एट 12 में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।